हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे के सारे। आई होप एवरीवन इज डूइंग रियली रियली गुड। सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, मन लगा के पढ़ाई कर पा रहे हैं, फोकस हैं। हर क्लास में यही चीज़ रिपीट करता हूँ कि सबसे पहली चीज़ है फोकस रहना। आपको पता है कि आपका क्या टारगेट है। 2023 को अचीव करना है नीट को अच्छे से, उसके लिए सारी पढ़ाई करनी है अच्छे से, तो उसी के लिए फोकस रहना ज़रूरी है। ठीक है, सही है सारा। लास्ट चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स हमने सारा कवर कर लिया था जितना भी हमारा बॉटनी के अंदर आता है। अब हम नए चैप्टर पे मूव करने वाले हैं। ये जो नया चैप्टर हमें दिख रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। भाई फ्लावरिंग प्लांट में 11th में हम पढ़ते हैं ना मॉर्फोलॉजी में, दैट फ्लावर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो वैसे ही यहां पर अगर हम देखें तो पूरे प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहिए आपको। तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा वो सारा का सारा हम यहां देखेंगे। पिछले चैप्टर में हमने क्या देखा था? फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ इवेंट्स थे, फर्टिलाइजेशन के बाद भी कुछ इवेंट्स थे। सेम चीज यहां पर होगा। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या देखा था हमने? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो उसमें हमने बात की थी गैमीटोजेनेसिस की, गैमीट ट्रांसफर की। तो वही चीज हम यहां देखेंगे। मेल गैमीट का डेवलपमेंट पोलन ग्रेन के अंदर होता है, पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट एंथर के अंदर होता है, एंथर हमारे स्टेमन का पार्ट होता है। कैसे कैसे सारी डेवलपमेंट होगी ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। फिर हम देखेंगे कि फीमेल गैमीट एग एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर होता है, ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है, ओवरी कार्पल का पार्ट है। तो ये पूरा फीमेल डेवलपमेंट है, ये भी हम देखेंगे। फिर हमने कहा था कि ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनमें मेल गैमीट खुद नहीं जाता, पोलन ग्रेन के अंदर है, पोलन ग्रेन जाएगा। तो हम पॉलिनेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि पॉलिनेशन क्या है, कितने टाइप की है, कौन कराता है। फिर उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे कि पोलन ग्रेन अपनी ट्यूब बना के कैसे पहुंचता है फीमेल गैमीट तक। प्रीवियस क्लास में हमने एनसीईआरटी रीडिंग जब करी थी तो हमने उसमें पढ़ा था, ये चीज याद है? पढ़ा था हमने ये कि सीड प्लांट्स में पोलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमीट टू फीमेल। तो हम ये प्रोसेस भी देखेंगे कि कैसे पोलन ट्यूब कैरी कर रही है उसे। और फिर हम देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स में। फिर हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या क्या चेंजेस हैं, एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा, फ्रूट में क्या चेंजेस, सीड के चेंजेस। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हम वाइंड अप करेंगे। और चैप्टर के लास्ट में दो स्पेशल केसेस हैं प्लांट किंगडम के, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, उनको डील करेंगे। तो ये पूरा फ्लो रहेगा हमारे चैप्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं इससे। 2 to 3 क्वेश्चंस, 12 मार्क्स आराम से इस चैप्टर से आएंगे ही आएंगे। कम से कम है ये, ज्यादा तो और 4-5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 20 मार्क्स तक जा सकते हैं हम इसमें, लेकिन 12 मार्क्स तक हमारे पक्के हैं। ठीक है। सो आई अग्रिम जैन welcome you to your Drona batch again, and we will start with the another chapter, sexual reproduction in flowering plants. ठीक है, करें शुरू? हाँ जी, रेडी हैं सारे के सारे? चैट बॉक्स में, अपने यूट्यूब के चैट बॉक्स में डाल दो फायर, हार्ट, थम्स अप, जो डालना है डालो कि हाँ जी रेडी हैं अपन। अब चलो, वेरी गुड। इस चैप्टर के अंदर पहले हम बहुत बेसिक सा एक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे फ्लावर का। वो स्ट्रक्चर और वो कुछ पॉइंट्स जो हम अपनी 11th की मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं वो देखेंगे हम। फिर हमने कहा था पहले सारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, तो आज के लेक्चर में जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम देखेंगे वो देखेंगे स्टेमन का पूरा स्ट्रक्चर, स्टेमन की पूरी डेवलपमेंट, और माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में कि माइक्रोस्पोरेंजियम को हम बोलेंगे आगे जाके पोलन सैक बनेगा,
उसके अंदर हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट। हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो यहां तक का करेंगे। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहां तक का लेक्चर हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक प्यारा सा फ्लावर। जब भी हम फ्लावर को देखते हैं, सो वी नो दैट फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहां पे कितने सारे स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं, तो हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स को एक बार खुद अपने हाथों से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फ्लावर का डायग्राम बना रहे हैं, एक सुंदर सा डायग्राम, प्यारा प्यारा। तो फ्लावर की जब भी हम बात करते हैं, हमें पता है फ्लावर के पास एक डंडी होती है। ठीक है, फूल को पकड़ते एक डंडी होती है। इस डंडी की जो एंड है, दैट एंड इज स्वोलन। द टिप ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज स्वोलन। और इस पे हमें क्या क्या मिलता है? इस पे हमें 2, 3, 4, 5 के नंबर में स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिसे हम कहेंगे सेपल्स। सेपल्स के अलावा वी हैव पेटल्स। पेटल्स के अलावा वी हैव स्टेमन्स, है ना। सेपल मिलेगा, पेटल मिलेगा, स्टेमन मिलेगा, और तो और साथ में हमारे पास होगा हमारा कार्पल। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स, इतने सारे स्ट्रक्चर्स हमें एक फ्लावर में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये फ्लावर की जो डंडी है, जैसे पत्ते के अंदर डंडी देखी है, लीफ के अंदर डंडी देखी है, उसे पीटियोल कहते हैं। ऐसे ही फ्लावर में ये जो डंडी है, इसे कहा जाता है पेडिसल। इट इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर। स्टॉक मतलब डंडी। फिर इसी डंडी का ये जो स्वोलन एंड था, ये वाला, जिसपे से हमने सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इसे कहा जाता है थैलमस। क्या कह रहे हैं इसे? थैलमस। और इसी का नाम रिसेप्टेकल भी है। याद है लास्ट क्लास में मर्कैंशिया बताया था, मर्कैंशिया में भी मैंने कहा था रिसेप्टेकल होता है। तो रिसेप्टेकल का मतलब क्या बताया था? एक प्लेटफॉर्म। वेरी गुड। तो थैलमस, रिसेप्टेकल या टोरस, ये सब क्या है? इट इज दी स्वोलन एंड ऑफ पेडिसल। इस डंडी की जो स्वोलन एंड है, फूला हुआ एंड है, अंत है, उस फूले हुए स्ट्रक्चर को थैलमस, रिसेप्टेकल या टोरस कहते हैं। क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यहां पे हमें? यहां पे हमारे पास आते हैं सेपल्स। ठीक है, इसके अलावा क्या मिलता है हमें? कलरफुल और बहुत अट्रैक्टिव पेटल्स। फिर ये जो गोल गोल सा स्ट्रक्चर ऊपर, इसको बोलते हैं एंथर। और ये जो डंडी है, इसे कहा जाता है फिलामेंट। दोनों मिलके क्या बनेंगे? हाँ जी, ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? करेक्ट, ये दोनों मिलके बन जाते हैं स्टेमन। और फिर हमें क्या मिल रहा है? फिर हमें ये जो टिप है,
द टिप इज नोन एज द स्टिग्मा, ये जो डंडी है दिस इज नोन एज द स्टाइल, और ये जो नीचे का बेस है दिस इज नोन एज द ओवरी। यही 3 पार्ट पढ़ते थे ना हम कार्पल के, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये तीनों मिलके क्या कहला रहे हैं? कार्पल। तो इस रेडीमेड डायग्राम में जो जो चीजें थी वो सारी की सारी चीजें हमने यहां पे बना ली हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। जब हम एक टिपिकल फ्लावर की बात करते हैं तो उसमें हमें ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। जो डंडी है वो पेडिसल, जो स्वोलन एंड है वो थैलमस। थैलमस के ऊपर सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। बाहर सेपल्स, फिर पेटल्स, फिर स्टेमन एंड देन कार्पल। ठीक है जी, क्लियर है? ये हो गया हमारा टिपिकल फ्लावर। इस टिपिकल फ्लावर में जब भी हम बात करते हैं ना बेटे टिपिकल फ्लावर की, तो हम बोलते हैं कि इस टिपिकल फ्लावर में 4 व्हर्ल्स हैं। 4 व्हर्ल मतलब होता है 4 ग्रुप्स हैं। क्या है? 4 ग्रुप्स। लिखो, टिपिकल फ्लावर हैज 4 व्हर्ल्स। व्हर्ल का मतलब होता है क्लस्टर, ग्रुप, समूह। इन 4 ग्रुप्स में से 2 ग्रुप एसेंशियल हैं, जरूरी हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, और 2 ग्रुप्स ऐसे हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल या एक्सेसरी, मदद के लिए हैं। वो डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कराएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फ्लावर में टोटल 4 ग्रुप्स हैं। ठीक है, कैसे डिवाइड कर रहे हैं हम उसको? एज नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल। नॉन एसेंशियल मदद के लिए हैं। तो जब कोई चीज मदद के लिए आती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सेसरी। बहुत सारे लोग, हम बोलते हैं कभी ऑनलाइन शॉपिंग करो तो दिखता है वहां पे एक्सेसरीज लिखा होता है। तो कोई 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 लाइक कितने सारे लोग हैं, बॉयज है ना, तो बेल्ट लगाते हैं, वॉलेट यूज करते हैं। तो बेल्ट, वॉलेट, इसके अलावा ब्रेसलेट, रिंग, कोई भी चेन, क्या है? सारी एक्सेसरीज हैं। गर्ल्स ईयररिंग्स यूज करती हैं, बैंगल्स, एंकलेट्स, नेक पीसेस, कितनी सारी चीजें क्या है? क्या कैटेगरी है? एक्सेसरी। तो एक्सेसरी कभी भी मेन नहीं होती, एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा हेल्प के लिए है। तो 4 में से 2 नॉन एसेंशियल वर्ल्स कौन कौन से होने चाहिए? नॉन एसेंशियल वर्ल्स कौन कौन से होने चाहिए? द फर्स्ट नॉन एसेंशियल वर्ल इज कैलिक्स। हमने कहा था वर्ल मतलब होता है ग्रुप, तो कैलिक्स इज द ग्रुप ऑफ सेपल्स। फिर हमने कहा हमारा सेकेंड ग्रुप नॉन एसेंशियल की लिस्ट में इज कोरोला। करेला करेला मत करना बैठ के, ठीक है? कोरोला, कोरोला किसका बना होता है? कोरोला किसका बना हुआ है? यस, कोरोला हम बोलते हैं पेटल्स के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ पेटल्स। ये सिंगल मेंबर सेपल है, बहुत सारे सेपल्स होंगे ना, तो सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स कह रहे हैं। ये एक स्ट्रक्चर पेटल है, पेटल्स के ग्रुप को कोरोला कह रहे हैं। ये दोनों हेल्प करते हैं। कैलिक्स कैसे हेल्प करता है? जब फ्लावर बड स्टेज में होता है, जब हमारा फ्लावर
बड स्टेज में होता है ना। जब बड बनी हुई है तो बड के बाहर आपको क्या नजर आता है? कभी नोटिस करना किसी बड को, तो बड के बाहर सारे के सारे क्या होंगे? सेपल्स। सेपल्स है जिन्होंने पूरी एक कवरिंग बना रखी है चारों तरफ बाहर बड में, तो ये फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोरोला या पेटल की बात करें तो क्या काम है? पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना। दो ग्रुप एसेंशियल हैं, इनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हो सकती। कौन कौन पता है ना? मैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? स्टेमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? कार्पल। तो इनके जो ग्रुप्स हैं उनके बिना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। अगर तुम एक फ्लावर में से उसका स्टेमन कार्पल यंग स्टेजेस में काट के हटा दो तो सेपल पेटल से कैसे रिप्रोडक्शन हो सकती है? नहीं होगी ना। तो दो एसेंशियल वर्ल्स के लिस्ट में कौन जाने वाले हैं? वेरी गुड, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द ग्रुप ऑफ स्टेमन। स्टेमन्स के ग्रुप को एंड्रोशियम कहते हैं। एंड लास्ट ग्रुप इज गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द ग्रुप ऑफ कार्पल्स। तो ये 11th की चीज है, वापस खाली रिवाइज करने के लिए लिखा है कि एक फ्लावर में 4 ग्रुप्स होते हैं, 2 ग्रुप मदद के लिए और 2 ग्रुप डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं। तो नॉन एसेंशियल एंड एसेंशियल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, हो गया जी। तो ये हो गए हमारे 4 ग्रुप्स। फिर हम चलते हैं, हमने कहा था सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। एनसीईआरटी ने सबसे पहले हेडिंग दे रखी है प्री फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। तो यहां पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पहले पूरा स्टेमन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्टेमन में एक स्पेशल पार्ट है उसका एंथर, तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ेंगे। फिर उस एंथर के अंदर हमें पता है पोलन ग्रेन्स बनने हैं, तो हम उसको देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये सारे के सारे प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन अभी हो नहीं रही है, ये सारे स्ट्रक्चर, ये सारे इवेंट्स हमने देखने हैं, ठीक है। तो इससे हम अपनी कहानी स्टार्ट करने वाले हैं। फ्लावर का लॉजिक सबको क्लियर हो चुका है। 4 ग्रुप्स, ग्रुप का नाम कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इंडिविजुअल मेंबर्स कौन है? सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। वेरी गुड, ब्रिलियंट। एक एक करके अब हम इन पे आना शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लो एंड्रोशियम, हेडिंग डाल लो एंड्रोशियम। और इस एंड्रोशियम के अंदर हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है स्टेमन के बारे में। तो ये स्ट्रक्चर, ये 2 डायग्राम्स एनसीईआरटी ने दिए हैं स्टेमन के अंदर। क्या क्या? ये जो डंडी है, इस डंडी को फिलामेंट लिखा हुआ है, और ये जो ऊपर वाला पूरा पार्ट है इसे एनसीईआरटी ने एंथर लिखा हुआ है। तो हम भी इसी के बारे में देखते हैं। हमने क्या कहा था कि हमारा थैलेमस जो है, ये क्या बना दिया हमने? थैलेमस।
थैलेमस पे क्या बना दिया हमने, स्टेमन। ठीक है, अब एनसीईआरटी की एक लाइन है, आगे पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी में बहुत जगह ना दो वर्ड्स यूज होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। क्या वर्ड यूज हो रहे हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, डिस्टल का मतलब होता है दूर। तो हमें पता है कि ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया ये क्या है, ये फिलामेंट है। अब ये वाला जो एंड है, दिस एंड, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। प्रॉक्सिमल मतलब पास, थैलेमस के पास वाला एंड है। तो प्रॉक्सिमल एंड जो है फिलामेंट का, उस पे क्या है, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज कनेक्टेड टू थैलेमस। फिलामेंट का जो पास वाला छोर है, एंड है, वो थैलेमस से जुड़ा हुआ है। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस। फिलामेंट का प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला एंड, और ये वाला एंड जो है फिलामेंट का, ये दूर है, ये दूर है, इसको कहा जाएगा डिस्टल एंड। तो फिलामेंट के दो एंड्स हैं, एक पास वाला थैलेमस के और एक दूर वाला, पी से पास, डी से दूर, प्रॉक्सिमल डिस्टल, है ना। मान लो ये मैंने हाथ लंबा कर लिया अपना, तो ये जो मेरी बॉडी है, हैंड का ये वाला जो साइड है जो शोल्डर से कनेक्ट हो रहा है, ये मेरे बॉडी के पास है, तो ये प्रॉक्सिमल एंड है। लेकिन ये जो मेरी फिंगर्स हैं ये तो दूर है, तो दूर वाली साइड डिस्टल, पास वाली साइड प्रॉक्सिमल। तो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल वाला साइड थैलेमस पर है, एंड जो डिस्टल एंड है, द डिस्टल एंड हैज एंथर। द डिस्टल एंड हैज एंथर। एनसीईआरटी के अंदर लाइन है, पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, ये पूरा ऊपर वाला सोलन स्ट्रक्चर इज द एंथर। जो ऊपर का सोलन एंड है दैट इज द एंथर। तो दो पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। क्वेश्चन अगर आता है दैट विच एंड ऑफ फिलामेंट हैज एंथर, तो डिस्टल एंड। विच एंड ऑफ द फिलामेंट इज कनेक्टेड टू थैलेमस, प्रॉक्सिमल। ठीक है, तो ये हो गई कहानी दोनों एंड्स की। ठीक, थैलेमस, फिलामेंट पे प्रॉक्सिमल एंड, फिलामेंट का डिस्टल एंड, और उसके ऊपर टिप पर एंथर। फिर एनसीईआरटी का में ये सेकेंड डायग्राम दिख रहा है। सेकेंड डायग्राम में एनसीईआरटी ने एक चीज दिखा रखी है, यहां पे ये एक लाइन सी दिखती है एंथर के ऊपर, इसको लिखते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। डिहाइसेंस का मतलब होता है ब्रेक ओपन। सबने चिप्स के पैकेट देखे, बिस्किट के पैकेट देखे, तो उस पर एक डॉटेड लाइन बनी होती है कि यहां से उसके आप फाड़ सकते हो। ऐसे ही जब आप फ्रूटी पीते हो, तो फ्रूटी के टेट्रा पैक में एक ओपनिंग होती है जहां पे आपको स्ट्रॉ डालना होता है। ऐसे ही कोई भी एंथर तुम देखोगे ना, एंथर के ऊपर एक फाइन लाइन सी दिखती है। ठीक है, उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। डिहाइसेंस मतलब ब्रेक ओपन होना। तो लाइन ऑफ डिहाइसेंस क्या है, इट इज द पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग ओपन ऑफ एंथर। एंथर को खुलना पड़ता है जिसके कि पोलन ग्रेन बाहर निकले। तो वो जो डॉटेड डॉटेड वो लाइन जो है जहां से एंथर हमेशा खुलता है, उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस। द लाइन ऑफ ब्रेकडाउन या ब्रेकिंग ओपन, खुल जाएगा वहां से एंथर। ठीक, फिर जैसा हमने कहा,
ये जो पूरा का पूरा हमारा स्टेमन है, इस स्टेमन पर डॉटेड डॉटेड लाइंस आपको साफ साफ नजर आ सकती हैं, नेकेड आई से साफ दिखती है ये। तो दिस इज रेफर्ड एज द लाइन ऑफ डिहाइसेंस। डिहाइस करना मतलब ब्रेक ओपन। घर पे जाके पापा मम्मी से बोलना चेकबुक दिखा दो। चेकबुक में भी चेक के साइड में डॉटेड डॉटेड लाइंस होती हैं जहां से आप चेक फाड़ते हो। तो ऐसे ही एंथर पर एक लाइन होती है जहां से एंथर खुलेगा, उसे कहेंगे लाइन ऑफ डिहाइसेंस। ठीक है। अब एक एंथर को अगर हम बड़ा करके देखें तो ये एक सोलन पार्ट और ये रहा सेकेंड सोलन पार्ट। इंडिविजुअली इन्हें हम कहते हैं लोब। ट्रू लोब वाला लोब नहीं है ये, ठीक है, इट इज नॉट ट्रू लोब। जैसे लिवर में पढ़ते हैं लोब्स होते हैं, तो ऐसे ही यहां पे ये दो इंडिविजुअल लोब हैं। ठीक है, ये हो गए दो हमारे लोब। अब इन लोब को जब हम कट करते हैं, लोब को जब आप कट करोगे और अंदर से देखने की कोशिश करोगे ना, तो इन लोब के अंदर आपको हर एक लोब में ना दो एम्प्टी चेंबर नजर आते हैं। उन चेंबर को कहा जाता है थीका। चेंबर बढ़ाता है स्पेस के लिए। एक लोब के अंदर हमेशा दो थीका मिलते हैं टिपिकल एंजियोस्पर्म्स में। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में आपको इस तरीके से दो दो लोब्स, दो एम्प्टी स्पेसेस दिखते हैं। और इन एम्प्टी स्पेसेस के अंदर, इन एम्प्टी स्पेसेस के अंदर we have the microsporangium। एनसीईआरटी ने कहा है यही माइक्रोस्पोरेंजियम आगे जाके पोलन सैक बन जाता है। तो एंथर को, एक टिपिकल एंथर को हम देखेंगे तो ये सारी चीजें नजर आती हैं। टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म। वेरिएशंस तो हर जगह होती हैं। हम एक टिपिकल एंथर को देख रहे हैं कि एक टिपिकल एंथर को अगर आप कट करोगे तो उसमें ये जो दो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, इंडिविजुअली दे आर नोन एज लोब। हर एक लोब के अंदर दो चेंबर हैं नोन एज थीका, और हर थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है या पोलन सैक। ठीक है। स्टेमन जो होता है, स्टेमन इज द माइक्रोस्पोरोफिल। 11th में जो हमारा चैप्टर था प्लांट किंगडम, उस प्लांट किंगडम के चैप्टर में 11th में हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ते थे। हम वहाँ पढ़ते थे कि वहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं जिनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रहे थे, जिनसे माइक्रोस्पोर आते हैं, फिर उससे पोलन ग्रेन बनते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट की अगर हम बात करें तो जो स्ट्रक्चर जिम्नोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोफिल बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में स्टेमन ही वो माइक्रोस्पोरोफिल का स्ट्रक्चर है। तो एक स्टेमन में फिलामेंट एंथर,
और एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर को काटेंगे तो 2 लोब्स, हर लोब में 2 थीका और हर थीका के अंदर एक पोलन सैक मिलता है। और इनके अंदर क्या भरा होगा? इनके अंदर भरा होगा बहुत सारा पोलन ग्रेन। दे आर फिल्ड विद पोलन ग्रेन। ठीक है, ठीक जी, बढ़िया, समझ में आ बतनी, समझ में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। तो हमने एक टिपिकल एंथर के अंदर क्या क्या चीजें देखी हमने कहा दैट अ टिपिकल एंथर इज बायलोब्ड। अ टिपिकल एंथर इज बायलोब्ड, उसमें 2 लोब्स हैं। फिर हम टर्म लगाते हैं डायथीकस। एनसीईआरटी ने बहुत साफ साफ बताया है, डायथीकस मतलब ईच लोब हैज 2 थीका। हर लोब के अंदर 2 थीका है। 4 स्पोरेंजियम थे तो टेट्रा स्पोरेंजिएट। और हमने क्या देखा? 1 2 3 4, जब हम इसका सेक्शन काटते हैं तो 4 साइड नजर आती हैं, 4 साइडेड अपीयरेंस देता है, तो हम टर्म लगा देते हैं टेट्रागोनल। बायलोब्ड टर्म एंथर के रिस्पेक्ट में आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू एंथर। एंथर के पास 2 लोब्स थे, एंथर के पास 2 लोब्स थे। टेट्रास्पोरेंजिएट टर्म्स और टेट्रागोनल टर्म्स भी विद रिस्पेक्ट टू एंथर आती हैं कि उस एंथर में कितने स्पोरेंजियम है, तो 4 स्पोरेंजियम थे, तो टेट्रास्पोरेंजिएट। उस एंथर में कितनी साइड्स हैं? 4 साइड, टेट्रागोनल, 2 लोब्स, 4 स्पोरेंजिया, 4 साइड, ये सब एंथर के रिस्पेक्ट में आती हैं। लेकिन डायथीकस टर्म, थीका वाली टर्म इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू लोब। इस टोटल एंथर में तुम्हें 4 थीका दिख रहे हैं, ध्यान देना बात पे। अब तुम्हें एंथर में भी 4 थीका दिख रहे हैं, लेकिन तुम कभी भी इसे टेट्राथीकस नहीं बोल सकते। टेट्राथीकस बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अगर तुम बोल रहे हो दैट योर एंथर इज टेट्राथीकस, अगर टेट्राथीकस एंथर है तो वो ऐसा हो जाएगा। ये बनाई हमने एक लोब, ये एक लोब है, इस लोब के अंदर यू विल हैव 4 थीका। तो ये याद रखना, थीका वाली टर्म, ये जो थीका वाली टर्म आती है, ये हमेशा एक लोब के लिए आती है। तो टेट्राथीकस एंथर नहीं बोल सकते। टेट्राथीकस एंथर बोलोगे तो एक लोब के अंदर 4 थीका हो जाएगा। यहां पे एक लोब में 2 ही थीका है, तो आप उसे डायथीकस ही बोलोगे।
तो टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, 2 लोब्स हैं, हर लोब में 2 थीका है, हर लोब में 2 थीका है, तो इसलिए डायथीकस। टोटल 4 स्पोरेंजियम टेट्रास्पोरेंजिएट, टोटल 4 साइड तो टेट्रागोनल। तो यह है हमारा टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर। ठीक है, अब देखते हैं हम इस एंथर का डेवलपमेंट। ये एंथर डेवलप हुआ कैसे, इस एंथर में डेवलपमेंट हुई कैसे, वो हम ब्रीफ में देख रहे हैं कि हाउ डज एंथर डेवलप्स। लिख लो एंथर डेवलपमेंट। तो एंथर डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग में ये एंथर जब यंग होता है तो इसके अंदर एक टिश्यू मिलती है जिसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मास ऑफ सेल। होमोजीनियस मतलब, होमो मतलब सेम, होमोजीनियस मतलब सेम। तो एक यंग एंथर में स्टार्टिंग में सारे ही सेल एकदम सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। यंग एंथर की हम बात कर रहे हैं, तो जब हमारा एंथर बेचारा यंग होता है तो यंग एंथर के अंदर जितने भी सेल्स हैं, इन सेल्स में कोई डिफरेंस है नहीं, अभी सारे ही एक जैसे सेल्स हैं। देयर इज नो डिफरेंस अभी। आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो तो हमारी एपिडर्मिस है, और बिल्कुल अंदर सेंटर में, बिल्कुल अंदर सेंटर में होती है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वैस्कुलर टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम है जो खाना पानी ला के देते हैं इसे। तो एक यंग एंथर के अंदर ये जितने भी सेल्स हैं, दीज आर सिंपली रेफर्ड एज होमोजीनस मास ऑफ सेल। छोटू सा प्यारू सा एंथर है, उसके पास अपनी बाहर की लेयर एपिडर्मिस है और उसके अंदर जाइलम फ्लोएम का कनेक्शन कनेक्टिव टिश्यू है, और बाकी सारे सेल्स अभी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक टाइम, अब धीरे धीरे से मैच्योर होना है, तो जब मैच्योर होना होता है तो हर एंथर के अंदर हर कॉर्नर में कोई भी एक सेल, कोई भी एक सेल, चारों कोनों में कोई भी एक सेल एट रैंडम, यह कहलाता है आर्की स्पोरियल सेल। क्या कहला रहा है? आर्की स्पोरियल सेल। होमोजीनस मास ऑफ सेल्स में से ही चारों कॉर्नर्स में एक सेल आपका मैच्योर होके बन जाता है आर्की स्पोरियल सेल। एंड दिस आर्की स्पोरियल सेल अंडरगोज डिविजन, माइटोसिस वाला डिविजन कराता है। और माइटोसिस करके क्या बना देगा? माइटोसिस करके इट फॉर्म्स 2 सेल्स। बाहर की तरफ एक सेल बनाए जिसे हम कहेंगे अपर पैराइटल सेल, और दूसरा सेल जो ये बनाता है, द सेकेंड सेल विच इज फॉर्म्स is the lower sporogenous cell। तो एक यंग एंथर में एपिडर्मिस कनेक्टिव टिश्यू पहले से बन के आए थे,
सारे होमोजीनियस सेल थे, सारे सेल सेम है अभी, बट उसमें से रैंडमली चारों कोनों में एक एक सेल कहलाता है आर्कीस्पोरियल सेल। ये सेल माइटोसिस करता है और दो सेल बना लेता है, पैराइटल सेल्स एंड स्पोरोजीनस सेल। तो अब जो मेरा एंथर है, ये जो मेरा एंथर है, इस एंथर में अब क्या बन चुका है, चारों कोनों में बाहर की तरफ आई हैव दी पैराइटल सेल। पैराइटल मतलब पेरीफेरी, बाहर वाला सेल, और चारों कोनों में अंदर की तरफ क्या बना मेरा, स्पोरोजीनस सेल। बाहर की कवरिंग एपिडर्मिस, और ये हो गई इसकी जाइलम फ्लोएम वाली कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू आ गई, क्लियर है? इतना डेवलपमेंट देख लो साफ साफ। सारे ग्रुप्स ऑफ सेल सेम थे, एक एक कोनों में एक एक सेल को बोला आर्कीस्पोरियल सेल। ये सारे सेल्स डिप्लॉयड हैं। फ्लावरिंग प्लांट है ना, एंजियोस्पर्म्स बाय डिफॉल्ट क्या है, डिप्लॉयड। हर सेल के न्यूक्लियस में हर क्रोमोसोम की डबल डबल कॉपीज होती हैं पहले से। एपिडर्मिस की लेयर डिप्लॉयड, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम फ्लोएम की प्लॉइडी याद नहीं रखनी हमें। तो आर्कीस्पोरियल सेल ने माइटोसिस किया, तो इससे जो पैराइटल सेल्स हैं ये भी डिप्लॉयड, स्पोरोजीनस सेल्स डिप्लॉयड। तो आपके पास ये कंडीशन आ चुकी है। अब एक यंग एंथर में डेवलपमेंट हुई तो इस टाइप की कंडीशन आ गई है। अब ये स्पोरोजीनस सेल्स और ये पैराइटल सेल्स आगे डिवाइड करके नए नए टिश्यूज बनाएंगे। क्या क्या बनाएंगे ये क्या क्या बनाएंगे? तो जो हमने देखा था अपना पैराइटल सेल, और सेकेंड सेल क्या था हमारे पास, गुड, स्पोरोजीनस सेल। क्या है बेटे, स्पोरोजीनस सेल है बेटे, है ना। अब यही पैराइटल सेल जब डिवाइड करेगा तो ये 3 लेयर्स बना के देगा। पैराइटल सेल गिव्स राइज टू 3 लेयर्स, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। ठीक है, पैराइटल सेल जब डिविजन्स करेगा, कौन सा डिवीजन, सारा माइटोसिस। इसीलिए 11th में कहा जाता है पूरी प्लांट बॉडी, पूरी एनिमल बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है वो सारी की सारी ग्रोथ किससे हो रही है, माइटोसिस से हो रही है। तो पैराइटल सेल विल गिव राइज टू एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। कैसे, माइटोसिस वाला डिवीजन करा के। ठीक है, इन तीनों को हम कहते हैं एक साथ, इन तीनों को एक साथ कहा जाता है पैराइटल वॉल लेयर्स। क्या कह रहे हैं, पैराइटल वॉल लेयर्स। पैराइटल सेल से जो एंथर की ये 3 वॉल्स आई हैं, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। और ये जो स्पोरोजीनस सेल है, स्पोरोजीनस सेल भी माइटोसिस करेगा एंड इट विल सिंपली फॉर्म स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस सेल विल फॉर्म स्पोरोजीनस टिश्यू,
बस माइटोसिस करके ग्रुप ऑफ सेल बना लेगा। तो यंग एंथर के होमोजीनस में से चारों कोनों में एक एक आर्किस्पोरियल सेल बना। उन आर्किस्पोरियल सेल्स ने पैराइटल सेल्स और स्पोरोजीनस सेल्स बनाए। पैराइटल सेल्स एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम बनाएगा, और स्पोरोजीनस सेल स्पोरोजीनस टिश्यू बना देगा। स्पोरोजीनस सेल विल फॉर्म स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस सेल विल फॉर्म द स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरा फाइनल स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? अब जब हम फाइनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमने क्या कहा था? एपिडर्मिस तो पहले से थी, कनेक्टिव टिश्यू पहले से थी। अब क्या क्या लेयर्स बन रही हैं? एंडोथीसियम, एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर आ रही है दैट इज एंडोथीसियम, इसकी लेयर बनी। फिर एंडोथीसियम के नीचे हमने क्या कहा? एंडोथीसियम के नीचे वी हैव अनदर लेयर ऑफ सेल। ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को सिंपली हम कह देंगे मिडिल लेयर। दे आर सिंपली रेफर्ड एज मिडिल लेयर्स। मिडिल लेयर बना दी। फिर इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा? फिर इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर आएगी। कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर आएगी? हमारी लेयर आएगी टेपिटम की। टेपिटम की। और इस टेपिटम के अंदर इस टेपिटम के अंदर we'll have another group of cell। ये जो ग्रुप ऑफ सेल बन के आया है, इन सब को एक साथ हम कहेंगे स्पोरोजीनस टिश्यू। तो एक टिपिकल एंथर, अब मैच्योर एंथर के अंदर आपको एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम और स्पोरोजीनस टिश्यू मिलता है। और वो जो हमने कहा था लाइन ऑफ डेहाइसेंस, तो ये जो अंदर वाला पॉइंट दिख रहा है ना, ये एक सेल होता है जिसे हम कहते हैं स्टोमियम। स्टोमा मतलब होता है ओपनिंग। स्टोमियम इज द पॉइंट ऑफ डेहाइसेंस। स्टोमियम वो पॉइंट है जहां से ये एंथर खुलता है। तो एक सेक्शन हमने देखा है, यही स्टोमियम की लाइन जो है पूरी ऊपर से नीचे लॉन्गिट्यूडनली, तो उसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ डेहाइसेंस। ये जो चार लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, दीज आर 4 एंथर वॉल लेयर्स। ये चारों एंथर की वॉल लेयर्स कहलाती हैं। और अगर सिर्फ एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम की बात करें, सिर्फ एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम की बात करें, तो ये पैराइटल वॉल लेयर्स कहलाती हैं। ठीक है, देख लो एक बार मैच्योर एंथर को। इस मैच्योर एंथर को अगर हम देखें, अगर इसे हम देखते हैं
तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है, लेफ्ट एक साइड है, राइट वाला दूसरा साइड है। तो लेफ्ट वाला साइड एक लोब है, राइट वाला साइड दूसरा लोब है। इस साइड वी हैव लोब 1 एंड दिस इज दी लोब 2। अंदर से कनेक्टेड होते हैं, बाहर से लगता है कि कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था कि यहां पर पूरा का पूरा जो एरिया हमें दिख रहा है, द कंप्लीट एरिया थीका, थीका की कोई अलग से लाइनिंग नहीं होती, थीका इज जस्ट द एम्प्टी चेंबर। बस एम्प्टी चेंबर को हम थीका बोल देते हैं। एम्प्टी चेंबर इज जस्ट थीका। उस थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है और उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो एक लोब में दो दो थीका मिलेंगे। आई रिपीट, थीका की अलग से कोई लाइनिंग नहीं है, थीका इज जस्ट द चेंबर। उस चेंबर में माइक्रोस्पोरेंजियम है और उन्हीं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजियम विल हैव ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सोना नहीं है, बैठ के पढ़ाई करनी है ये सारी, समझे? फिर गप्पों में लग जाते हो आपस में इधर उधर, भाई बहन मम्मी पापा से बातें बातें नहीं करनी है इतनी बैठ के। फोकस, फोकस बहुत जरूरी है लाइफ में, फोकस से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम एनसीईआरटी का डायग्राम हमारा। क्या क्या लिखा एनसीईआरटी ने यहाँ पे? एनसीईआरटी ने दिखाया है कि आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के नीचे मिडिल लेयर्स, इन मिडिल लेयर्स के नीचे टैपेटम, और फिर टैपेटम के अंदर है स्पोरोजीनस टिश्यू। और यहां पे इन्होंने एक सिंगल सेल को क्या लेबल किया हुआ है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्पोरोजीनस मतलब स्पोर बनाने वाली टिश्यू। मेल डेवलपमेंट में जो स्पोर बनते हैं उन्हें माइक्रोस्पोर कहा जाता है। मेल डेवलपमेंट में जो स्पोर बनते हैं उन्हें माइक्रोस्पोर कहा जा रहा है, तो इसलिए सेल का नाम क्या लिख दिया? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, वही एनसीईआरटी का डायग्राम। ये दिख रहा है जिस पॉइंट से, ये पॉइंट से यहां से खुल चुका है, तो वहां पे स्टोमियम नाम का सेल था जिस पॉइंट से एंथर खुलता है हमेशा, और ये अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हैं। इसी चीज का ये माइक्रोस्कोपिक, रियल माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है जिसको एनसीईआरटी ने रीड्रॉ कर रखा है। दिस इज द रियल माइक्रोस्कोपिक डायग्राम। उसमें ये अंदर दिख रहा है हमें कनेक्टिव टिश्यू, जो जाइलम फ्लोएम का कनेक्शन है। जस्ट अ मिनट प्लीज होल्ड। अब आ रही आवाज सबको, है ना? एकदम से अरे सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अब आ गई आवाज सबको, ठीक है? एकदम से ऐसे मक्खी उड़ती हुई आंख में चली गई, सीधा आंख में। बिल्कुल जो पुरानी मक्खी मूवी नहीं थी कि वो बदला लेने आती है, मेरे को लगता है कि मक्खी आई थी बदला लेने, तुम लोगों ने भेजी होगी, है ना, कि जाओ टॉइंग कर दो आंखों में जाके इनके। तो एंथर की डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे। एंथर में ये इस तरीके से हमें सारे स्ट्रक्चर दिखते हैं। ठीक है, अंदर छोटे 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 पोलन ग्रेन्स, बाहर वो सारी की सारी हमारी लेयर्स। इन लेयर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या काम करेंगे ये? सो द फर्स्ट लेयर, एक एक करके लिख लो। सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस के बारे में, एपिडर्मिस के बारे में सबसे पहला पॉइंट।
एपिडर्मिस हमेशा क्या होती है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। एपिडर्मिस इज ऑलवेज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक। बाहर की लेयर है, प्रोटेक्टिव नेचर की है, तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। फिर कभी कभी एक स्पेशल एग्जाम्पल हम लिखेंगे। समटाइम्स एपिडर्मिस डेवलप्स फाइबरस थिकनिंग्स। नॉर्मली जो एपिडर्मिस होती है ना, वो पैरेन्काइमा सेल की बनी है, बिल्कुल सिंपल सी सेल होती है, बिल्कुल सिंपल सेल। लेकिन कभी कभी एपिडर्मिस फाइबरस थिकनिंग्स बना लेती है, तो तब एपिडर्मिस को नया नाम मिल जाता है। देन एपिडर्मिस इज नोन एज एक्सोथीसियम। एपिडर्मिस नॉर्मली पैरेन्काइमा सेल की होती है, बिना फाइब्रस थिकनिंग्स की। लेकिन एक एग्जाम्पल है जहां पर एपिडर्मिस फाइबर जैसी थिकनिंग्स बना लेता है और उसको एक्सोथीसियम नाम दे दिया जाता है। तो ये जो एक्सोथीसियम है, दिस एक्सोथीसियम कैन बी फाउंड इन a plant known as आर्सियूथोबियम। आर्सियूथोबियम एक प्लांट है जिसके एंथर की एपिडर्मिस फाइबरस थिकनिंग्स बना के रखती है, तो उस केस में हम एपिडर्मिस को एक्सोथीसियम बोल देते हैं। सेकेंड लेयर इज एंडोथीसियम। Second layer is endothecium. Endothecium. एंडोथीसियम की स्पेशलिटी क्या होगी हमारी? लिख लो हेडिंग, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की अगर हम बात करें तो एंडोथीसियम के लिए पहली स्पेशलिटी, ये भी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। इसके अलावा एंडोथीसियम की जो लेयर है, इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर डिहाइसेंस। एंथर की हमने कहा था ब्रेक ओपनिंग होती है, खुल जाता है एंथर, तो एंडोथीसियम स्पेशली रोल प्ले करता है डिहाइसेंस के लिए, स्पेशलाइज्ड फॉर डिहाइसेंस है। कैसे? इट हैज cellulosic fibers. It has cellulosic fibers arising from inner tangential walls. अगर हम सेल को देखें यहां पे, तो इस तरीके से मान लो ये सेल्स बना दिए हमने, ठीक है। अब टैंजेंशियल किसको कहते हैं? सर्कल पे टैंजेंट होता है, सर्कल हैज टैंजेंट, तो ये जो दीवार है ना, ये वाली दीवार है,
दीज आर नोन एज tangential wall. Tangential wall, ये अलोंग द टेंजेंट होती हैं. मान लेते हैं मैंने एक ये सेल सा बना दिया, तो अब इस सेल में ये वाली जो दीवारें होती हैं सेल की, इन वॉल्स को बोलते हैं रेडियल वॉल. दीज आर दी रेडियल वॉल्स. और ये वाली जो दीवार होती हैं इन्हें कहा जाता है टेंजेंशियल वॉल. दीज आर दी टेंजेंशियल वॉल. ठीक है, रेड वाली टेंजेंशियल वॉल्स हैं, येलो वाली जो बनाई है वो रेडियल वॉल्स कहलाती हैं. तो सेलुलोज के फाइबर्स कहां से बन के आ रहे हैं? दे आर अराइजिंग फ्रॉम इनर टेंजेंशियल वॉल्स. इनर टेंजेंशियल वॉल्स सेल्यूलोज के फाइबर्स बन के निकलते हैं इनसे. These are the alpha cellulosic fibers. अल्फा सेलुलोसिक फाइबर्स हैं ये. तो एंडोथीसियम में ये जो फाइबर्स है ना, सेलुलोज पानी होल्ड करके रखता है. क्या करता है? क्या करता है? सेलुलोज पानी होल्ड करके रखता है. तो जब एंथर मैच्योर होने लगता है ना, एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है, व्हेन द एंथर मैच्योर इट डिहाइड्रेट्स. डिहाइड्रेट मतलब वाटर को लूज कर देता है. तो ये इन्हीं फाइबर्स के पानी है जो लूज होते हैं. ये सारे फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. पूरी की पूरी एंडोथीसियम की लेयर कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है. और जब ये सारी की सारी लेयर कॉन्ट्रैक्ट करेगी एंडोथीसियम की, जब एंडोथीसियम की सारी लेयर कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो स्टोमियम वाले पॉइंट पे प्रेशर जाता है और खुल जाता है. पॉप करके खुल जाएगा एंथर और सारे पोलन ग्रेन्स बाहर. तो इसीलिए एंडोथीसियम इज स्पेशलाइज्ड फॉर एंथर ब्रेक ओपनिंग. कैसे? इसकी इनर टेंजेंशियल वॉल से सेलुलोज फाइबर्स हैं. सेलुलोज फाइबर्स कैन होल्ड वाटर. सेलुलोज फाइबर्स जो होते हैं, सेलुलोज फाइबर्स जो होते हैं, दे कैन होल्ड वाटर. तो मैच्योरिटी पर ये पानी लूज करते हैं. इनकी वजह से ये फाइबर श्रिंक होगा तो पूरा सेल श्रिंक होगा. पूरी एंडोथीसियम की लेयर श्रिंक होती है, सिकुड़ने लगती है. तो स्टोमियम पर प्रेशर पड़ता है और वहां से आपका खुल जाता है सारा का सारा एंथर. तो इस तरीके से एपिडर्मिस और एंडोथीसियम का रोल आया. एपिडर्मिस और एंडोथीसियम का रोल क्लियर है दोनों? एंडोथीसियम नहीं है क्लियर तो फिर से सुन लो. एंडोथीसियम के सेल्स में फाइबर है सेलुलोज का जो पानी होल्ड करके रखता है. मैच्योरिटी पर पानी लूज करके श्रिंक करेगा, सिकुड़ेगा, पूरा सेल की लेयर सिकुड़ेगी. तो जो स्टोमियम हमने लेबल किया था, ये जो स्टोमियम वाला पॉइंट है, यहां से सिकुड़ने की वजह से एंथर की वॉल्स टूट जाएंगी और सारे पोलन बाहर निकल के आ पाएंगे. फिर है हमारे पास मिडिल लेयर्स. मिडिल लेयर्स जो होती हैं, दे आर एफीमेरल, शॉर्ट लिव्ड हैं. मिडिल लेयर का अलग से कोई स्पेशलाइज फंक्शन नहीं है. शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं. ये भी प्रोटेक्शन में हेल्प कर सकते हैं. दे कैन ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्शन. और इसके अलावा एनसीईआरटी का एक नोट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी में.
एनसीईआरटी ये भी कहती है दैट एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर help in anther dehiscence. They help in anther dehiscence. ठीक है, तो प्रोटेक्शन की बात करें तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, ठीक है। साथ साथ ये तीनों एंथर डिहाइसेंस में भी मदद कर रहे हैं। लेकिन एंथर डिहाइसेंस स्टार्ट कौन करेगा, मेन रोल कौन प्ले करेगा, एंडोथीसियम प्ले करेगा। तो अगर कहीं पे ऑप्शन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एंथर डिहाइसेंस, और तुम्हारे पास ऐसा ऑप्शन है कि तुम एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर तीनों को चूज कर पाओ, तो तुम ऑल ऑफ द अबव टाइप का ऑप्शन चूज करोगे। लेकिन 4 यूनिक ऑप्शंस और एक ही चूज करना है, तो हम एंडोथीसियम को वो प्रायोरिटी देते हैं। उसकी मेन जिम्मेदारी है सारी डिहाइसेंस को शुरू करने की, ठीक है। मिडिल लेयर शॉर्ट लिव्ड है, जैसे जैसे अंदर मैच्योरेशन आती जाती है धीरे 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 मिडिल लेयर्स छोटी होती जाती हैं। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर तीनों ही एंथर डिहाइसेंस कराएंगे। टैपेटम की बात करें, टैपेटम की बात करें तो टैपेटम का मेन रोल, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट। किसको नरिशमेंट देगा, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। It provides nourishment for developing pollen grains. जो स्पोरोजीनस टिश्यू थी हमारी, हमने कहा वो पोलन ग्रेन बनाएगी, स्पोरोजीनस टिश्यू पोलन ग्रेन बनाएगी, तो उसके लिए सारी की सारी एनर्जी कौन दे रहा है, उसके लिए कौन नरिशमेंट देगा, टैपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। टैपेटम के जो सेल्स हैं है तो ये सिंगल लेयर्ड, टैपेटम जो है वो है सिंगल लेयर्ड, लेकिन इट हैज बाय न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स। इट हैज बाय न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स। टैपेटम को बहुत कुछ बनाना है, बहुत सारी चीजें हैं जो अकेला टैपेटम बनाता है सिंगल लेयर्ड, लेकिन लाखों करोड़ों पोलन ग्रेन्स के लिए नरिशमेंट देना है। तो ये हर सेल क्या करता है, अपने अंदर अपने न्यूक्लियस के नंबर बढ़ा लेते हैं, जिससे कि हर एक सेल से ज्यादा अमाउंट में चीजें प्रोड्यूस हो पाए। तो सिंगल लेयर्ड है, बाय न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स हैं। टैपेटम का फंक्शन यहीं खत्म नहीं हो रहा, टैपेटम और भी चीजें करता है। क्या, नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं टैपेटम के रोल को। टैपेटम के ही सेल्स जो हैं, दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ स्पोरोपोलिन। टैपेटम से ही स्पोरोपोलिन का सिंथेसिस होता है। ये जो स्पोरोपोलिन है, इट विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन। एक्साइन हम पढ़ेंगे, पोलन ग्रेन की आउटर वॉल को कहते हैं। तो स्पोरोपोलिन टैपेटम ही बनाता है, इस स्पोरोपोलिन से एक्साइन बनती है, आउटर वॉल बनती है पोलन ग्रेन्स की।
This sporopollenin helps in preservation and fossilization of pollen grains. बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट से डस्टिंग, जब डस्ट ली जाती है तो उसमें बहुत पुराने पुराने पोलन ग्रेन्स मिलते हैं प्लांट्स के। तो वो पोलन ग्रेन को प्रिजर्व कैसे किया? फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल होता है बहुत ओल्ड स्पेसिमेन, तो ये स्पोरोपोलेनिन की मदद से ही ये आते हैं। दिस स्पोरोपोलेनिन इज रेजिस्टेंट टू एसिड्स, alkali, एंजाइम्स। स्पोरोपोलेनिन जो मटेरियल है ये एसिड, अल्कली, एंजाइम किसी से डिग्रेड नहीं होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक मटेरियल है, किसी भी चीज से डिग्रेड नहीं होता। तो इसीलिए ये जो एक्साइन की लेयर है ये लाखों साल तक एज इट इज प्रिजर्व्ड रहती है। तो पूरा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ही प्रिजर्व्ड रह पाता है। ठीक है, ये सारी खासियत है स्पोरोपोलेनिन की। इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे एक एंजाइम बनाता है ये कैलेज नाम का। नरिशमेंट तो दे ही रहा है, कैलेज एंजाइम बनाएगा। रोल इसका बाद में देखेंगे। टेपिटम से ही इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स आते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स का रोल भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन का यहां डिस्कस किया है, बाकी सब हम बाद में देखेंगे रोल इनके। बट ये सब कौन बना रहा है? टेपिटम बना के दे रहा है। स्पोरोपोलेनिन, कैलेज एंजाइम, इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स एटसेट्रा, और भी बहुत चीजें बनाता है, हमारे कंसर्न की नहीं है। फिर एनसीईआरटी ने एक सवाल किया कि ये टेपिटम बाई न्यूक्लिएट बनता कैसे है, कि टेपिटम के सेल बाई न्यूक्लिएट बनते कैसे हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है। टेपिटम का सेल था, ये खाली अपना न्यूक्लियर डिवीजन कराते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड आता है न्यूक्लियस के लिए, काइनेसिस आता है डिवीजन के लिए। तो ये न्यूक्लियर डिवीजन करा रहा है बस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। साइटोकाइनेसिस नहीं कराते। देयर इज नो साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन नहीं कराएगा तो क्या होगा? 2 न्यूक्लियस रेडी हो जाएंगे। अब अगर ये चाहे तो फिर से न्यूक्लियर डिवीजन करा सकता है बिना साइटोकाइनेसिस के, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट भी बन जाते हैं। तो क्यों बन रहे हैं ये ऐसे? जस्ट बिकॉज कि हर एक सेल से ज्यादा क्वांटिटी में चीजें प्रोड्यूस हो पाए। कुछ सेल्स हैं जिनको लाखों पोलन ग्रेन्स के लिए चीजें बनानी है, तो कुछ सेल सिंगल न्यूक्लियस से काम नहीं चला सकते थे। बहुत सारे न्यूक्लियस से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आएगी प्रोडक्ट बनाने की, तो ज्यादा क्वांटिटी में चीजें बन पाएंगी। ठीक है, फिर हमने कहा था कि सबसे अंदर की लेयर क्या है हमारी? इन सब के बाद सबसे अंदर की लेयर थी हमारी स्पोरोजीनस टिश्यू। हमने कहा था सबसे अंदर की जो चीज लेयर थी वो स्पोरोजीनस टिश्यू थी। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम सब हो गया। अब इनर ग्रुप ऑफ सेल वाज स्पोरोजीनस टिश्यू। एनसीईआरटी के डायग्राम में भी है,
इनर ग्रुप वाज स्पोरोजीनस टिश्यू, जिसके सेल्स को यहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल लेबल किया है। तो वही चीज हम यहां लिख रहे हैं। each cell of sporogenous tissue is known as microspore mother cell। या इसी को बोला जाता है पोलन मदर सेल, पीएमसी। पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर बोलते हैं हर सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू को। ठीक है, इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या होगा, पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। एवरी सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू इज नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, एंथर के अंदर दो मेजर प्रोसेस होंगी। क्या क्या? अभी तक तो हमने देखा कि यंग एंथर क्या था। यंग एंथर में होमोजीनस सेल्स थे, उसमें एक सेल बना सब में आर्कीस्पोरियल सेल, उनसे बने पैराइटल और स्पोरोजीनस सेल। पैराइटल सेल से बने एंडोथीस या मिडिल लेयर टेपिटम, स्पोरोजीनस सेल से बना स्पोरोजीनस टिश्यू। तो ये तो खाली एंथर की सारी डेवलपमेंट हुई है। अब अंदर क्या चलेगा, आगे की डेवलपमेंट कैसे होगी? तो नेक्स्ट लिख लो, एंथर के अंदर दो प्रोसेस होनी है। पहला प्रोसेस होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय माइक्रोगैमीटोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, माइक्रोस्पोर का जेनेसिस, माइक्रोस्पोर का बर्थ होगा। कैसे होएगा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, from microspore mother cell by meiosis। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तो उससे बनेंगे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड है, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है और मियोसिस से ये बन रहे हैं। फिर क्या लिखा है हमने, माइक्रोगैमीटो, माइक्रोगैमीट बोलते हैं मेल गैमीट को। तो माइक्रोगैमीटोजेनेसिस क्या होगा, इट विल बी दी फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम generative cell by mitosis। तो मेल गैमीट का डेवलपमेंट हो रहा है तो माइक्रोगैमीटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर बन रहा है तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहां मियोसिस होती है, यहां माइटोसिस होती है। यहां माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बना है और यहां हम पढ़ेंगे बाद में जेनरेटिव सेल से बनेंगे। क्या हो रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, हमारे पास था पोलन मदर सेल 2n था, इसके चारों तरफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के चारों तरफ एक शुगर की लेयर होती है जिसे कहते हैं कैलोज शुगर। एक प्रोटेक्टिव लेयर है कैलोज शुगर की।
दिस पोलन मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस, स्पोर बनाने वाली मियोसिस हो रही है। मियोसिस का एक और नाम क्या है, 11 में पढ़ा होता है, मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज, वेरी गुड, रिडक्शनल डिविजन। तो जो पोलन मदर सेल है, जब आगे की डेवलपमेंट होनी होती है तो ये अंदर जितने भी स्पोरोजीनस टिश्यू है ना, उसका हर एक सेल क्या है, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्पोरोजीनस टिश्यू का हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पोलन मदर सेल है। इसमें क्या कराना है हमें, इसमें मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो जब ये स्पोरिक मियोसिस कराएगा, तो स्पोरिक मियोसिस कराने के बाद यह है सारी की सारी मेरी कैलोज वाली शुगर, दिस इज ऑल कैलोज। और अंदर यहां पे जो सेल्स हैं, each individual is a microspore। और एक साथ ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है एक साथ, इसमें 4 माइक्रोस्पोर चिपके हुए हैं, तो इसे कहा जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब ये 4 आपस में चिपके हुए हैं। तो ये जो एनसीईआरटी ने तुम्हें डायग्राम दिया, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का डायग्राम है। बाहर कैलो शुगर और अंदर 4 माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। हैप्लॉइड हो चुका है, मियोसिस हो चुकी है, तो ये जो टेट्राड्स हैं इनको भी हम हैप्लॉइड ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या कहा था, ये जो आपके माइक्रोस्पोर टेट्राड्स हैं, अभी तो ये किससे जुड़े हैं, कैलोज से। अभी हमने लिखा था कैलेज एंजाइम बनाता है टेपिटम, तो वो आएगा अब यहां पे कैलेज एंजाइम, और सारी की सारी कैलोज को डिसॉल्व कर देगा, और तब जाके मेरा हर एक माइक्रोस्पोर अलग हो जाएगा। अब ये इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर्स हो चुके हैं। तो यही है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पोलन मदर सेल्स थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी डिप्लॉयड, चारों तरफ कैलोज से कवर्ड थे, सब में मियोसिस हुई, तो हर एक मियोसिस से 4 प्रोडक्ट बनता है। जब भी एक सेल में मियोसिस होती है तो उससे 4 बच्चे बनते हैं, और ये चारों को एक साथ हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर का टेट्राड। हैप्लॉइड कंसिडर हो रहा है क्योंकि मियोसिस के बाद बने हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे इनके पास। और इन माइक्रोस्पोर टेट्राड पे फिर सब पे कैलेज एंजाइम रिलीज कर देता है टेपिटम चारों तरफ से, और वो जो कैलेज एंजाइम आएगा कैलोज को डिसॉल्व कर देगा, और जितने माइक्रोस्पोर्स हैं वो अलग हो जाएंगे। और इन माइक्रोस्पोर्स का क्या होगा, दे विल गो फॉर पोलन ग्रेन डेवलपमेंट। पोलन ग्रेन डेवलपमेंट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इस लेक्चर में नहीं देखेंगे, ठीक। फटाफट देख लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या क्या लिखा है, क्या क्या समझाया है एनसीईआरटी ने तुम्हें। तो एनसीईआरटी ने यह कहा, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। मान लो एक ह्यूमन बेबी है, तो ह्यूमन बेबी जिस दिन पैदा हुआ तो वो ऑलमोस्ट एक 9 महीने की प्रोसेस थी। उस 9 महीने में भी स्टार्टिंग के 1-2 महीने तक कुछ पता ही नहीं चलता प्रेगनेंसी का, लेकिन सारे इवेंट्स तो स्टार्ट हो चुके थे ना। तो ऐसी फ्लावर बनने से पहले प्लांट बहुत सारे हार्मोनल
और स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने शुरू कर देता है, विच लीड्स टू डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डियम। फ्लोरल प्राइमोर्डियम मतलब फ्लोरल मेरिस्टेम्स बन जाते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक सेल जो फ्लावर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आ जाएंगे। इनफ्लोरेसेंस बनते हैं जिसमें बहुत सारी फ्लोरल बड्स आती हैं। भाई बहुत सारी बड्स बन रही हैं, फ्लोरल बड्स, इनके पूरे ग्रुप को इनफ्लोरेसेंस बोल देते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। क्या लिखा है? मेल के लिए एंड्रोशियम, फीमेल के लिए गायनोशियम। एंड्रोशियम इज द ग्रुप ऑफ स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, गायनोशियम इज द ग्रुप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर क्या लिखा है इन्होंने? देयर आर टू पार्ट्स इन अ टिपिकल स्टेमन। जो डंडी है वो फिलामेंट, और जो टर्मिनल, टर्मिनल मतलब टिप, उस पे 2 लोब वाला स्ट्रक्चर है एंथर। अब एनसीईआरटी ने यहां पे दिया है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, वो थैलेमस से जुड़ा है या पेटल से जुड़ा हो सकता है। 11th में सोलेनेसी फैमिली जो है मॉर्फोलॉजी में, उसमें लिखा है स्टेमेन्स आर कनेक्टेड टू पेटल्स, तो वो भी अपने किससे होंगे? प्रॉक्सिमल एंड से। नंबर ऑफ स्टेमेन और लेंथ ऑफ स्टेमेन अलग अलग स्पीशीज ऑफ फ्लावर में अलग अलग होता है, ठीक है। और क्या लिखा है इन्होंने? यही लिखा है बस, नीचे तक सेम ही चीज है कि अलग अलग फ्लावर को कलेक्ट करोगे तो अलग अलग टाइप के स्टेमेन की अटैचमेंट देखने को मिलेगी। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर बाइलोब्ड होगा, हर लोब में 2 थीका, इसीलिए ये टर्म आई है डाइथीकस। फिर हमने कहा था हर एक लोब पे ऊपर से नीचे एक लाइन नजर आती है, उसे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव लिखा है इन्होंने। लेंथ वाइज ऊपर से नीचे आती है जो थीका को डिवाइड करके रखती है। जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे एंथर का, ट्रांसवर्स सेक्शन क्या है? यही जो हमने ड्रॉ किया था, हमने टीएस एंथर को ट्रांसवर्सली काट के देखा है, तो ये चीज सब टीएस है एंथर के। ऑल ऑफ देम आर ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ एंथर। तो बाइलोब्ड नेचर आपको साफ साफ नजर आता है। 4 साइडेड है, टेट्रागोनल, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, 2 इन ईच लोब। यही माइक्रोस्पोरेंजियम आगे जाके पोलन सैक कहलाता है, और इन्हीं के अंदर सारे पोलन ग्रेन्स पैक्ड रहते हैं। टिपिकल माइक्रोस्पोर में सर्कुलर सी आउटलाइन दिखती है, 4 वॉल लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैपेटम, ठीक है। बाहर की तीनों वॉल्स प्रोटेक्शन दे रही हैं और डिहाइसेंस में भी मदद कर रही हैं। अकेला स्पेशलाइज्ड लेयर एंडोथीसियम, टैपेटम इनर मोस्ट है, नरिशमेंट देती है पोलन ग्रेन्स के लिए। टैपेटम के सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म है और मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपेटल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट? तो बाय नॉट परफॉर्मिंग साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस कराना छोड़ देते हैं। एंथर में अंदर ग्रुप ऑफ होमोजीनस सेल्स हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। स्टार्टिंग में होमोजीनस मास ऑफ सेल था, डेवलपमेंट होते होते बाद में जो मास ऑफ सेल आया है वो स्पोरोजीनस टिश्यू है। एंथर डेवलप हो जाएगा, स्पोरोजीनस टिश्यू का ही सेल है जो मियोसिस कराएगा, मियोटिक डिवीजन कराएगा, और उससे टेट्राड बनेगा। अब सवाल पूछा है व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ टेट्राड, तो ये सारे के सारे हैप्लॉइड हो जाएंगे। स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स डिप्लॉइड थे,
मियोसिस से ये हैप्लॉइड हो जाएंगे. एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड. हर एक स्पोरोजीनस सेल से एक टेट्राड बन रहा है. ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल. स्पोरोजीनस टिश्यू का हर एक सेल पोलन मदर सेल कहला रहा है. पीएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहला रहा है. फिर उन्होंने क्या लिखा है आगे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ये सारे माइक्रोस्पोर 4 के क्लस्टर में बनते हैं जिससे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर का टेट्राड. जब मैच्योरिटी आएगी तो एंथर डिहाइड्रेट करेगा. और कौन डिहाइड्रेट करेगा सबसे पहले? सेलुलोज के फाइबर्स ऑफ एंडोथीसियम. वो डिहाइड्रेट करेंगे, सेल्स सिकुड़ेंगे और पूरी एंडोथीसियम सिकुड़ेगी. एपिडर्मिस और मिडिल लेयर भी डिहाइड्रेट होंगे और स्टोमियम पे प्रेशर जाएगा, स्टोमियम खुल जाएगा और पोलन ग्रेन्स वहां से रिलीज हो जाएंगे. ठीक है. सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स बनते हैं. तो बेचारी टेपेटम के ऊपर बहुत प्रेशर है बहुत सारे सेल्स के लिए खाना वगैरह बनाने का. फटाफट क्वेश्चंस देख लो. टिपिकल फ्लावर में कितने वॉल्स देखे थे? 4 वॉल्स देखे थे. टिपिकल एंथर कैसा होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट होता है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां होती हुई दिखी अभी हमने? करेक्ट, एंथर के अंदर हो रही थी. ठीक है. दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर. सही है. सारी की सारी मेल डेवलपमेंट को याद रखना है अच्छे से. इन मेल डेवलपमेंट को भूलना नहीं है. कहां तक पढ़ा हमने? माइक्रोस्पोर रेडी करके छोड़ दिया हमने. अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि एक्साइन इंटाइन कैसे बनती है, कैसे पोलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं, कैसे उनके अंदर मेल गैमीट्स बनेंगे. ठीक है. तो ये सारी चीजें याद रखना. ठीक. आज का मोटिवेशन, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर. नॉर्मल चीज है ना, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं हम. तो सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर. चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए. सिर्फ दूर खड़े होके तुम देख रहे हो मुझे वो पीक पे जाना है, तो आप जा नहीं सकते उस पीक पे अपने आप. यू हैव टू वॉक टूवर्ड्स इट. और ऊपर से सेकंड ज्ञान भी ले लो. एक ज्ञान लिया, दूसरा ज्ञान कि मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है. गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे. तो तुम्हें पहले चलना जरूरी है, उस तरफ के लिए स्टेप लेना जरूरी है. स्टेप लेने के बाद यू हैव टू बी मॉडेस्ट. घमंड में नहीं रहना, अच्छा ये तो मैं कर लूंगा. कभी भी घमंड में मत रहना कि क्या है बॉटनी तो है कर लेंगे. नहीं, मेहनत करनी पड़ती है, हम्बल रहना पड़ता है, मॉडेस्ट रहना पड़ता है और फिर उसकी तरफ चलते जाओ. एंड देन यू विल बी एबल टू गेट योर एम. अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर पाओगे जब अपने सर को, अपनी सोच को झुका के अपने रास्ते पर प्यार से आगे बढ़ते रहोगे. ठीक है. सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ and we will meet in the next lecture. Thank you.